नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और आज जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने अपनी ओर ध्यान खींचा या चिंता बढ़ाई वो थी बाजार की जबरदस्त गिरावट। जी हां, आज बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली और आखिर इस गिरावट की वजह क्या है, इस गिरावट में आखिर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस गिरावट में किन सेक्टर को अपने फोकस में रखना चाहिए और इस गिरावट में अब रिकवरी की राह क्या बनती है, क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार पर प्रेशर बनाया है और क्या आपको इसमें रणनीति रखनी चाहिए। इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले अपने सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर बाजार के इस गिरावट के विलेन कौन थे, आखिर ऐसी गिरावट क्यों देखी बाजार ने। जी अभिषेक। के लिए एक और बेहद खराब दिन और आज के इस बिकवाली की आंधी में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और निफ्टी ने आज 200 डीएमए का स्तर भी तोड़ दिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1000 अंकों के आसपास की गिरावट रही। आखिर के कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर हुई, लेकिन बेहद कमजोर सेंटिमेंट आज के सत्र में रहा और जो तमाम दिग्गज शेयर रहे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर टीसीएस, सभी के सभी में कमजोरी रही और निफ्टी बैंक के 12 शेयर आज गिरावट का शिकार हुए हैं। दरअसल बाजार के लिए जो चिंताएं हैं वो जस की तस है और आग में घी डालने काम किया है। कल शाम को आए महंगाई दर के आंकड़े ने रिटेल महंगाई दर 6% के ऊपर निकल गई है और यह एक बेहद बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर बाजार का मूड क्यों खराब है और लगातार ये जो बेयर की गिरफ्त है ये क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एफआईज की बिकवाली जो है लगातार चल रही है। कैश मार्केट की बात करें, पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में 1,15,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे एफआईज ने और नवंबर में अब तक के जो आंकड़े हैं 25,000 करोड़ रुपए की एक तरफा बिकवाली हो चुकी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं निवेशकों को परेशान कर रही है। विदेशी निवेशकों का भरोसा बाजार में नहीं लौट पाना। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका में ट्रेड बैरियर्स का डर है ट्रंप प्रशासन के बाद और इसके चलते भी बाजार में निवेशक परेशान हो रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं अगर हम बाकी बाजारों से अगर हम तुलना करें तो, और निफ्टी का जो पी है वो 24x पर ट्रेड कर रहा है और 10 साल के ऐतिहासिक औसत के ऊपर पहुंच गया है वैल्यूएशन। तो ये एक चिंता और है बाजार के लिए। चीन की चिंता से बाजार परेशान हुए थे जब चीन में लगातार हम देख रहे थे कि स्टिमुलस को लेकर मेजर्स लिए जा रहे थे। तो अभी भी वहां पर स्टिमुलस की कोशिशें हो रही हैं बाजारों को अपलिफ्ट करने के लिए, रियल एस्टेट का सेंटिमेंट इंप्रूव करने को लेकर, और ये चीज निवेशकों को रास नहीं आ रही है। भारतीय बाजार के वो यहां से थोड़े से निराशा के मूड में है और जो विदेशी जो निवेशक हैं उनको लग रहा है कि चीन का बाजार आकर्षक है, इसलिए वहां पर अपने फंड्स को मूव कर रहे हैं। रिजल्ट सीजन की बात करें, अभी तक का जो सत्र बीता है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं रिजल्ट सीजन खत्म होने में, सितंबर तिमाही का, लेकिन निराशा हुई है बाजार को। कुछ ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस निकल के नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को अब अर्निंग के डाउनग्रेड का भी खतरा जो है वो सता रहा है। इसके अलावा जैसा कि हम बता रहे थे कि महंगाई ने अपना सिर फिर से उठाया है। आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है रिटेल महंगाई दर यानी कि सीपीआई, वो है 2 से 6% का और अक्टूबर की जो महंगाई दर आई है वो आई है 6% के ऊपर की 14 महीने के ऊपरी स्तर पर। इससे चिंता ये हुई है कि अभी तक जो उम्मीद बध रही थी कि शायद फेड के कदमों पर चलते हुए आरबीआई भी अपनी दरों में कटौती करे, अब वो थोड़ी सी चिंता की बात होगी कि आरबीआई अपनी दरें घटाएगा तो कब घटाएगा और किस क्वांटम में घटाएगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से यह चिंता जाहिर तौर पर हो गई है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिस तरह से एफआईज की तरफ से आउटफ्लो हो रहा है और डॉलर इंडेक्स में मजबूती हम लगातार देख ही रहे हैं। रुपए का जो भाव है 84.4 पर पहुंच गया है और ये रिकॉर्ड निचला स्तर है। तो ये तमाम ये 6-7 फैक्टर्स हैं जो बाजार के कमजोर सेंटिमेंट के पीछे बड़ी वजह बन रहे हैं। अगर हम शिखर से अगर हम बात करें कि कितना नीचे बाजार आ गए हैं, तो सेंसेक्स करीब 9-10% नीचे है। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास से गिरावट हो गई है। निफ्टी बैंक 7% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है शिखर से, और अगर हम मिड कैप 100 अगर इंडेक्स की बात करें तो 11% से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। और आज भी हमने देखा कि दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप वहां पर कोहराम ज्यादा मचा।
तो एक और सत्र, लगातार 5वें सत्र में बाजार आज गिरा है और निवेशकों का सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक हो गया है, क्योंकि निफ्टी जो है 4 महीने के निचले स्तर पर जाकर अब कारोबार कर रहा है। करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमाम बातों को आपने बहुत स्पष्ट रूप में रखा। अब चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ राजेश सहगल साहब हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं इक्विनिमिटी वेंचर्स से। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ चुके हैं। सुनील सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तमाम वो फैक्टर्स हमने गिनाए जो बाजार की इस गिरावट की एक वजह बन रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जिनके लिए इस तरह का बाजार शायद पहली बार उन्हें तजुर्बा हो रहा होगा, या इस तरह के बाजार का अनुभव उन्हें कम होगा। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऐसे बाजार का आकलन किस तरह से किया जाए, बेचैनी को अपने किस तरह से शांत करें निवेशक, किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, मैंने आपके दोस्त को सुना कि बहुत से उन्होंने रीजंस दिए ये मार्केट फॉल के लिए, बट एक और रीजन है जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, और वो मेरे लिए अहम है, क्योंकि उसी कारण मैं मार्केट में रिबाउंड जब आएगा ना उसकी बात कर सकता हूं। क्या है वो? ये ईयर एंड है जो दिसंबर के करीब आते हैं, तो हेज फंड्स अपना फंड मैनेजर को बोनस दिलवाने के लिए कैश प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो वहां पर देखेंगे तो इस साल इस गिरावट के बाद भी देखिए निफ्टी ने करीबन 20% रिटर्न उनको दिया है, क्योंकि एफआईएस ज्यादातर लार्ज कैप में निवेश करते हैं, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे जिस मार्केट में उनको लाभ बहुत बना है ना। तो ये भी एक वजह है एफआईएस की सेलिंग के पीछे। ये मैं क्यों ये बात उठा रहा हूं आपको, अगर इस वजह को उठाएं और देखें फिर, तो कब ये पैसा वापस आ सकता है वो होगा जनवरी में, क्योंकि दिसंबर तक 15 तक ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपने गणित को क्लोज करेंगे, और फिर जनवरी में छुट्टी देकर क्रिसमस की न्यू ईयर के बाद जब वापस आएंगे रीअलोकेशन करेंगे, तब इंडिया में वापस आने का बहुत अच्छा मौका है। ये क्यों, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट, जनवरी इफेक्ट होता है क्योंकि वो वापस रीडिप्लॉय करते हैं। सेकंड, ये मार्केट के गिरावट के कारण निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट हो चुकी है। सम एक्सटेंट एक्चुअली अर्निंग्स की भी डाउनग्रेड हो चुकी है, तो वो थोड़ा सेट ऑफ करेगा। पर मेरा मानना है कि जनवरी 10 से जब नए क्वार्टर की रिजल्ट सीजन सामने आएगी, मान लीजिए कि सितंबर 30 तक आपको दिवाली का फेस्टिवल सीजन का माहौल नहीं बना, अभी देख रहे कि कुछ कार्स के सेल्स अच्छे थे, तो पूरा जो फेस्टिवल सीजन का इंपैक्ट, क्योंकि क्रिसमस भी आके जाएगा, तो वो आपको जनवरी के जो नंबर्स आंकड़े आएंगे अब दिखेंगे। तो मेरे ख्याल में वो रिवाइज्ड अर्निंग्स गाइडेंस को अपवर्ड गाइडेंस करेंगे जनवरी के क्वार्टर तिमाही में। तो उस टाइम में एफआईएस के लिए ये वैल्यूएशन बहुत अच्छी दिख रही हुई खरीदारी करने के लिए। तो वो सेकेंड चीज। तीसरी बात यह है कि 1 फरवरी को हमारी नई बजट है, तो नई बजट के टाइम में आपको एक माहौल बनेगा कि गवर्नमेंट अपने कैपेक्स की प्लान्स को अनाउंस करेंगी, बहुत सारे रिफॉर्म्स अनाउंस करेंगी, स्कीम्स अनाउंस करेंगी। तो उसके कारण और कोई भी फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स कलेक्शंस और जीएसटी कलेक्शंस अच्छे आए हैं, गवर्नमेंट ने भी अपना खर्चा कम किया है, तो कोई चिंता नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट क्या खराब हो सके, हमारी रेटिंग पर कुछ असर आ सकता है, ऐसी कोई डर नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्ररी एक अच्छा फ्यूचर प्रोग्राम जो प्लान आउट होगा, उसके कारण मार्केट में उछाल दिखेगा। फाइनली और एक पॉइंट है, अब आपने देखा कि ये क्वार्टरली अर्निंग सीजन का नंबर्स अच्छे नहीं थे। क्या कारण था? एक कंजम्पशन रिवाइवल उतना नहीं हुआ अर्बन सेक्टर में, मगर इससे भी इंपॉर्टेंट अहम चीज था कि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले 6 महीने में कम किया। फर्स्ट 3 मंथ्स में इलेक्शन के कारण था, उसके बाद भी उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया, तो इसका ट्रिकल इफेक्ट होकर इकोनॉमी में एक अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं हुई। अब बजट के अंदर और साल के अंदर गवर्नमेंट को अपना जो अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो भरना होगा, तो स्टेप अप करेंगे अपना। बिल्कुल अहम बात आपने कही सुनील सर। कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो फीड आ रही है हमारे पास उसमें थोड़ा अंधेरा है, हम उसे दुरुस्त करेंगे, हम एक बार फिर लौटेंगे। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। दिवाली के आसपास जब आपसे हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त जो आपने अहम बातें कही थी वो मैं जरा जाहिर सी बातें सामने लाना चाहूंगा। आपने कहा था कि करेक्शन का दौर
दिखने वाला है। करेक्शन का दौर जारी रह सकता है। बाजार में किसी तरह का आपको कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं भी दिखेगा तो भी आपको करेक्शन नजर आएगा। इसके अलावा आपने यह भी अनुमान लगाया था कि सरकारी खर्च में जो कमी है उसका साफ तौर पर असर नजर आएगा। अमेरिका में चुनावों का भी बाजार जो है उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे और चीन में पॉलिसी जो शिफ्ट होगी और जाहिर सी बात है लीडरशिप जब अमेरिका में चेंज हो रही होगी, एक क्लैरिटी आएगी तो उसका भी इंपैक्ट साफ तौर पर बाजार दिखा रहे हैं और कमोबेश वही हुआ है। अब सवाल उठता है कि अब आगे की कमेंट्री क्या है, कैसे देखा जाए इस बाजार को? नहीं, आई थिंक मार्केट में जो हमारे अनुमान से जो हमने अनुमान लगाया था मार्केट कैसा बिहेव करेगा, आई थिंक मार्केट में ये करेक्शन जो है अब चल रही है जिसके बारे में आपके मित्र भी अभी बात कर रहे थे, आई थिंक ये करेक्शन बहुत जरूरी थी। पिछले इस साल में अक्टूबर तक, सितंबर एंड तक यही दिखता था कि सब मार्केट ऊपर ही जा रहा है। जो भी किसी भी लेवल पर आप कोई भी स्टॉक खरीद लीजिए तो लगता था कि हम ही जीनियस हैं। बट आई थिंक ये अक्टूबर महीने में और अभी जो नवंबर में आज 13 तारीख हो चुकी है ऑलरेडी, ये मार्केट ने हम लोगों को ये सिखाया है कि मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं है और ये जो करेक्शन हुई है ये बहुत जरूरी करेक्शन थी। इस करेक्शन के जो रीजंस थे, जो कारण थे जिस कारण से ये सब करेक्शंस हुई हैं, ये अभी हमारे साथ जो थे उन्होंने, सुनील और उसके पहले भी जो थे भाई साहब, उन्होंने भी बताया। तो आई थिंक ये करेक्शन इन सबका एक मिश्रण है, इन सबका मिक्सचर है। जैसे कि आपने दिवाली के पहले की चर्चा की याद दिलाई, तो तभी भी हम ये FII सेलिंग के बारे में, फॉरेनर्स जो हैं वो बेच रहे हैं स्टॉक्स, क्यों बेच रहे हैं, कब तक बेचेंगे, ये खत्म होगा नहीं होगा, यही बातें हो रही थी। तो आई थिंक ये FII सेलिंग थोड़ी कंटिन्यू हो रही है और सुनील जी ने भी अभी ये बताया कि क्यों सेलिंग हो रही है। दिसंबर आ रहा है, अगर आप देखें हिस्ट्री में पिछले 20 साल अगर आप इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो अक्टूबर मोस्टली, नॉट हर साल बट मोस्टली अक्टूबर एक अच्छा महीना नहीं रहा है। अक्टूबर में यूजुअली करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग ये सब होता ही है। तो आई थिंक ये प्रश्न ये था कि FIIs अगर यहां से पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है, एंड आई थिंक उसका हमारे पास लास्ट मंथ तक कोई ज्यादा क्लैरिटी या क्लियर आंसर नहीं था। लेकिन अभी ये नंबर्स अगर आप फॉलो करें, फंड फ्लोज अगर आप देखें तो ज्यादा करके जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो निवेश यहां से निकल रहा है, वो सब US मार्केट में ही लग रहा है। इनफैक्ट एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें कहा है, जिसमें ये बहुत क्लियरली नंबर से दिखाया है कि जो फंड मैनेजर्स हैं, जो मनी मैनेजर्स हैं ग्लोबली, वो जितना ओवरवेट अभी US स्टॉक्स पर हैं उतना ये शायद ही कभी हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 गुना हायर नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स जो हैं ओवरवेट US मार्केट्स पर हैं। और उसका कारण बहुत ही सिंपल है। US मार्केट्स में जैसे कि हम सोच रहे थे इलेक्शन में क्या होगा और अगर ट्रम्प जी जीतेंगे तो भारत पे क्या होगा, बट उससे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए, US फंड मैनेजर्स के लिए US है। तो US के लिए ट्रम्प का आना, बिजनेसेस के लिए, स्टॉक्स के लिए मार्केट का ये कहना है कि बहुत अच्छा है। और हमने ये भी शेयर किया था पिछली बार के हमारे मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए भी ट्रम्प का होना और दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स थे उनसे बेहतर रहेगा। किस तरह से अभी ये पैन आउट होगा, US की जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के लिए कितनी अच्छी होंगी, कितनी खराब होंगी, क्या होंगी, आई थिंक ये अगले 100 दिनों में पता चल जाएगा। बट मोस्टली इंडिया के लिए ये अच्छा रहेगा। और एक और आपने जो बात कही कि इस बार मार्केट में ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं, पिछले 6 साल से हमने जो डीमैट अकाउंट में एक बढ़ोतरी देखी है, तो 15 करोड़ तकरीबन नए अकाउंट्स खुले हैं मार्केट में ये पिछले 6 साल में। और पिछले 5-6 साल में हमने इतना अच्छा करेक्शन देखा ही नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ये जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, जो नए निवेशक आए हैं, ये 15 करोड़ लोग जिन्होंने अपनी कमाई पूंजी मार्केट में लगाई है, ये करेक्शन में इनका बिहेवियर क्या होता है, आई थिंक वो बहुत हद तक एक डिटरमाइन करेगा। जो हमारे SIP नंबर चल रहे हैं, हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे आ रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू करते हैं ये करेक्शन में, क्या वो अपना, और शायद एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर जब हम इससे पहले भी देखते थे कि जब बाजार गिरते थे तो आम तौर पर हम इस तरह का सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हमारे पास नहीं था। अब कम से कम वो है हमारे पास और इस तरह के बाजार में एक हमारे लिए कुशन भी बन जाता है वो। सुनील सर, एकदम आम निवेशक के मन में जो सवाल उठ रहा होगा कि अब करें क्या, कहां नजर रखें,
धैर्य कितना रखें, पेशेंस लेवल कितना रखना होगा। यहां से बाजार, जाहिर सी बात है कि जो फैक्टर्स आपने गिनाए, सरकारी खर्च के फ्रंट पे भी अगर हम चीजें देखेंगे या यूएस की पॉलिसी पर भी नजर गड़ाएंगे, इन सारी चीजों को भविष्य की बात मानते हुए भी अगर एक बाजार के मूड और माहौल के साथ तालमेल बिठाना हो निवेशकों को, तो वो क्या करें? और उम्मीद कायम रखें। हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कोई भी ये शॉर्ट टर्म हमने फैक्टर्स अभी लेआउट किया है, किसी के कारण इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी में कुछ असर नहीं होना है। कुछ गिने चुने सेक्टर्स ट्रम्प के एक्शन के कारण कुछ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मगर ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। सेकेंड, ऐसी वॉलेटिलिटी में भी एसआईपी का महत्वपूर्ण सामने आता है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी में उनको ज्यादा यूनिट्स उनके हाथ में आ सकते थे। तो वो अच्छी खबर हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम से 10,000 करोड़ पर मंथ से आज 25,000 करोड़ पार कर चुकी है। तो रिटेल आम निवेशकों ये एसआईपी के ऊपर भरोसा रखकर सिस्टमेटिकली मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ही अच्छी बात है। ऐसी करेक्शन से उनको लाभ ही आएगा एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिंग टेन्योर। तो मेरा वही दो ही चीज है, भारत पर भरोसा रखिए और एसआईपी का इस्तेमाल कीजिए अपने फ्यूचर गोल्स को पाने के लिए। कुछ ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, F&O ऐसी वाली बात में मत घुसिए। ये 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने वाली इन्वेस्टमेंट में मत कीजिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं, कौन सा सेक्टर आज चलेगा, नीचे गिरेगा, कौन सी स्टॉक चलेगी, ये उनके जानकारी में आना बहुत मुश्किल है। एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को एक म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन यानी सभी सेक्टर में कुछ कुछ खरीदारी रखना ही उचित होगा। तो सिंपल सी बात है, भारत पर भरोसा, रिपीट कर रहा हूं मैं, एसआईपी, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में, यही सलाह दूंगा मैं उनको। की बात गांठ बांध लीजिए कि थोड़ा सा आपको वो कहते हैं ना कि एक बुनियाद, एक अपनी जो आपका बेस होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। निवेश की जो यात्रा हो, उसकी जो बुनियाद हो, उसकी जो पेमेंट हो, वो बेहतर हो और उस पर आपको अपनी निवेश यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। एक आखिरी सवाल सहगल साहब मैं आपसे लूंगा, हमें शायद इस मौके को थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देख लेना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आए तो शायद हम आलोचना की ज्यादा गुंजाइश बन जाती है, थोड़ा सा क्रिटिकल नजरिया भी। कंसर्न्स आपको कहां दिख रहे हैं? खपत के मामले में दिख रहे हैं, डिमांड के मामले में दिख रहे हैं, या किसी सेक्टर में ऐसा आपको लग रहा है कि जिसने अपनी वैल्यूएशंस इतने ऊपर रख ली? हमने बजट के बाद एक चीज देखी कि सरकारी शेयरों ने जो एक रैली देखी थी, वहां पर जबरदस्त मुनाफा वसूली देखी गई, खासतौर पर डिफेंस क्षेत्र जहां पर ऑर्डर बुक और सब कुछ अच्छा था, फिर भी वहां पर हम करेक्शंस देख रहे थे। तो बताएं कि आखिर थोड़ा सा अगर हम इसको एक पैमाना और टाइट कर लें तो क्रिटिकल होके कहां देखना होगा? हाँ जी, तो एक तो ये जो करेक्शन हो रही है मार्केट में, इसमें एक बहुत अच्छी बात जो पॉजिटिव अगर देखने जाएं तो ये है कि जो जिन कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और एकदम अनरीजनेबल लेवल पर पहुंच चुकी थी, आई थिंक उनमें करेक्शन जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा करेक्शन हो रहा है। जैसे कि हमने देखा मार्केट ओवरऑल इंडेक्स अगर आप देखें तो शिखर से 10%, 11% करेक्शन हुआ है। बट ये जो स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिक कंपनीज हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर आपने कहा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज भी हैं, जिनकी प्राइसेस बहुत ही अनरीजनेबल लेवल्स में बढ़ चुकी थी। आई थिंक इनमें करेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। फ्रॉम अगर आप क्रिटिकल होकर देखना चाहें कि इसमें और क्या, किस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए और क्या गलत हो सकता है, क्या रिस्क है, आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क है अर्निंग्स ग्रोथ का। लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स ग्रोथ अभी जो नंबर्स आ रहे हैं सबके, एक ओवरऑल अगर आप सबको जितने रिजल्ट्स आए हैं उन सबको अगर साथ में मिलाएं तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स नहीं है, काफी मॉडरेट नंबर्स हैं। उसके काफी कारण है और अभी समय नहीं है वो सब डिस्कस करने का। बट इस क्वार्टर, जो करंट क्वार्टर चल रहा है, जिनके नंबर्स जनवरी में आएंगे, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर होगा। अगर इस क्वार्टर में कंपनीज के परफॉर्मेंसेस ठीक रहे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक रही इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में पे अदरवाइज, तो आई थिंक मार्केट यहां से बॉटम जल्दी बना के ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट जैसे कि हम जानते हैं न्यूज से पहले चल पड़ता है। तो मार्केट में करेक्शन जो है ये अच्छा करेक्शन है, अच्छा दौर है। खाली कंपनी के रिजल्ट्स पर हमें एक ज्यादा इवैल्यूएट करके डीपली देखना होगा कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के परफॉर्मेंसेस सुधर रहे हैं कि नहीं। ये तमाम बातें, आज की चर्चा का सार यही है कि बाजार को लेकर नेगेटिव नहीं होना। ये एक तरह
की आवश्यकता थी बाजार की, क्योंकि जैसा कि तमाम हमारे एक्सपर्ट मान रहे थे कि कई सेक्टर, कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे, कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जिनके वैल्यूएशन इतने ऊपरी स्तरों पर जा चुके थे कि वहां पर एक करेक्शन आज नहीं तो कल आना था, वो आया। बहुत सारे उसके फैक्टर्स भी हमने आपको गिनाए। इन सब के बीच में थोड़ा बाजार में आपको पेशेंस का परिचय देना है, आपको बाजार को थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ देखना है, और ये करेक्शन तो आमतौर पे एक मौका ही होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि थोड़ा सा ये जल्दी वाला जो ट्रेड और बाकी सारी चीजें हैं उसमें फंसने से बचिए। एसआईपी अभी भी सबसे बढ़िया विकल्प है। इसके साथ ही आपकी निवेश यात्रा ऐसी होनी चाहिए जहां पर क्वालिटी हो, क्वांटिटी ज्यादा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुनील सर, इसके साथ ही राजेश सहगल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी चर्चा रही। इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक